नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लासेस की जो सीरीज़ हमारी शुरू हुई है, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि न केवल वीडियो 2018 री एग्ज़ाम, आप किसी भी परीक्षा के लिए इस पूरी प्लेलिस्ट का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग वर्णमाला पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसके सारे कॉन्सेप्ट, पूरी क्लासेस, उनके प्रॉपर नोट्स बना के और जितनी भी प्रैक्टिस आपको करवाई गई है, पूरी प्रैक्टिस अगर आपने की होगी, ये दावा है कि आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन परीक्षा में ना तो गलत करके आएंगे और ना ही आप ये कहेंगे कि हमें एक भी क्वेश्चन उस वर्णमाला से बाहर मिला है। ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, आज हम लोग नए क्वेश्चन, नए चैप्टर पर बात करते हैं। शब्द विचार पर हम लोग बात करते हैं। इसे हम शब्द सौष्ठव भी बोलते हैं। शब्द सौष्ठव, सौष्ठव का मतलब क्या होता है? सौष्ठव का मतलब होता है सुंदरता। ठीक है ना, तो शब्दों की सुंदरता, शब्दों का अलंकरण। लेकिन सबसे पहले हम ये बात पता करेंगे ना कि शब्द होते क्या हैं। जो हम लोग अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे, उस प्रैक्टिस के अंदर हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जब हम किसी चीज को मुंह से हम बोलते हैं, सबसे पहले ध्वनि का विकास हुआ। ध्वनि क्या है? वर्णों का मौखिक रूप। ठीक है, फिर जो ध्वनि हमारे मुख से निकली, उन्हें हमने एक एक अक्षर के रूप में हमने ढाला, एक एक वर्ण के रूप में हमने ढाला। ठीक है ना, उनके लिए जो लिपि निर्धारित की गई, उस लिपि के आधार पर हमने उस ध्वनि को एक आकार हमने प्रदान किया। वो आकार क्या कहलाया? वो वर्ण कहलाया या अक्षर कहलाया। फिर क्या हुआ कि उन वर्णों को मिला मिलाकर हमने सार्थक ध्वनियां उत्पन्न करना शुरू किया। हमने स्वर में से निकाला बड़ा आ और पा वर्ग से हमने निकाला मां। तो बड़ा आ और मां मिला के हमने बोल दिया आम, जो कि एक रसीला फल है जिसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं। तो एक हमने बड़ा आ निकाला, एक हमने मां निकाला, दोनों को हमने जोड़ दिया, हो गया आम। वो क्या हो गई? एक सार्थक ध्वनि हो गई कि जब हमारे सामने आम आता है, आम शब्द जब कोई बोलता है, तो हमारे दिमाग में एक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एक ऐसी वस्तु का, रसेदार वस्तु का, जो कि बड़ी स्वादिष्ट लगती है, उसका हमारे दिमाग में एक चित्र उत्पन्न हो जाता है। उसे हम कहते हैं सार्थक ध्वनि। और कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जिन ध्वनियों को बोलने पर हमारे दिमाग में कोई पल्ले ही नहीं पड़ता, हम समझ ही नहीं पाते। हम उससे कहते हैं यार क्या बोल रहे हो ये। वो होती है निरर्थक ध्वनियां। एक चीज और समझ लो, मान लो कोई चीज बोले और उस चीज का अस्तित्व भी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए निरर्थक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस सामाजिक तौर पर अपना निरर्थक अपना प्रभाव रखती है, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना है। हमें कोशिश करना है कि ज़्यादातर चीज़ों की जानकारी हमें होती रहना चाहिए, धीरे धीरे ही सही। ठीक है, लेकिन कॉमन चीज़ होती है। कुछ निरर्थक ध्वनियाँ क्या होती हैं, जिन्हें जब हम वाक्य के अंदर प्रयोग कर देते हैं तो वो सार्थक हो जाती हैं। ठीक है ना, कुछ निरर्थक ध्वनियाँ कुछ माध्यमों के माध्यम से सार्थक हो जाती हैं। कैसे? जैसे हम कहें डम 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 डम। ठीक है ना, तो डम डम कोई सार्थक शब्द नहीं है। डम डम, डम डम शब्द तो है लेकिन सार्थक शब्द नहीं है। लेकिन जब डम डम आता है ना, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि डमरू बजने की आवाज, डम डम डमरू, यानी कि वो वाद्य यंत्र जो डमरू है, उसकी वजह से ये डम डम क्या हुआ? ये सार्थक हो गया। ठीक है ना, घड़ी टिक टिक करती है, टिक टिक का कोई मतलब थोड़ी होता है। लेकिन जब हम लिखते हैं कि घड़ी टिक टिक करती है, तो ये टिक टिक शब्द जो है ये क्या हो गया? ये सार्थक हो गया, इसका मतलब हो गया। बात आ गई होगी ना समझ में? चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है ना, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित। अब अक्षर क्यों कहा? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें केवल एक ही अक्षर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने लिखा मां, तो मां में केवल हमें एक ही अक्षर की आवश्यकता पड़ी। पिता, पिता में दो अक्षरों की आवश्यकता पड़ी। बात आई ना समझ में? इसीलिए लिखा गया कि अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक एवं स्वतंत्र, जिसका अर्थ निकल रहा हो, ठीक है ना,
उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जैसे वाक्य लिखा हुआ है कि वे कहां जाते हैं, तो इसमें 4 शब्द हो गए। कौन कौन से? एक हो गया वे, एक हो गया कहां, एक हो गया जाते, एक हो गया हैं। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वे और हैं एक एक अक्षर की आवश्यकता पड़ी हमें। जाते और कहां 2-2 अक्षरों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे लिखा हो हिमालय तो 4 अक्षरों की आवश्यकता पड़ी। बात आई ना समझ में? तो शब्द और अक्षर यह बता रहा है कि हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द हैं, जिनमें लगभग 15% शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। जो हमारा हिंदी भाषा कोश है उसके अंदर लगभग में, निश्चित संख्या नहीं पता, लेकिन लगभग में 2 लाख शब्द हैं, और उन 2 लाख में लगभग 15% शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से आयातित हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी भाषाओं में शामिल कैसे हो जाते हैं? ऐसे शामिल हो जाते हैं कि हम लोगों को पता है कि एक लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी शक्तियों ने हमारे ऊपर शासन किया। हमारा देश सोने की चिड़िया था तो इसका दोहन करते रहे, हमारे भारतवर्ष का, हमारे भारत के लोगों का शोषण करते रहे। तो एक लंबे समय तक हम इन विदेशियों के संपर्क में रहे, और जब हम उनके संपर्क में रहे, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, तो उन्होंने अपनी भाषाओं को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया। उनके लोग हमारे बीच में घुले मिले। आप लोगों को पता होगा, कोई भी शक्ति किसी भी देश में केवल दुश्मनी के तौर पे प्रवेश नहीं कर सकती है। शुरुआत में तो वो मित्रता ही करते हैं। बात आई ना समझ में? कई राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या किया है कि भारतीय संस्कृति को लुभाने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ के लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये हमें टिकने नहीं देंगे, हमें यहाँ से भगा देंगे मार के। तो उन्होंने लुभाने का प्रयत्न किया। लोगों को ये लगने लगा कि नहीं यार, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो हमारे लिए ही सारे काम कर रहे हैं। लेकिन नेपथ्य में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इस चीज पे उन्होंने गौर करने का प्रयास लोगों ने नहीं किया। और जब नहीं किया तो जो विदेशी लोग थे वो धीरे धीरे हमारा धन ही अपने पास खींचते रहे, अपने पास इकट्ठा करते रहे, और इतने शक्तिशाली हो गए कि हम पर शासन भी करने लगे। बात आई ना समझ में? तो सीधी सी बात यह है कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है, वो चाहे माध्यम कुछ भी हो, तो हम बोलना सीख जाते हैं, बात करना सीख जाते हैं। ठीक है ना? तो वो शब्द धीरे धीरे हमारी भाषाओं में आने लगे, हमारी भाषाओं में प्रवेश कर गए आके, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बेहतरीन ढंग से उन्होंने अपना स्थान बनाया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये लगने लगा कि ये तो हमारे ही शब्द हैं, ये हमारी भाषा के शब्द हैं। आगे ना हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार की प्राचीनतम स्रोत रही है। ठीक है ना? देव भाषा संस्कृतम कहा जाता है। कहा जाता है कि संस्कृत देवताओं की भी भाषा है। शिक्षा को शिक्षा की तरीके से सुनिएगा। हमें किसी भी विचार से सहमत और असहमति का पूरा अधिकार हो सकता है, लेकिन संस्कृत भाषा को देव भाषा, देवताओं की भाषा कहा गया है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस भाषा को देव भाषा कहा गया है, तो उसे हम संस्कृत भाषा बोलेंगे। ठीक है ना? उस संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। जब आप टेक्निकली उसके अंदर जाएंगे, उसे देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ है क्या, ये संस्कृत भाषा है क्या। कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे, तब बताएंगे संस्कृत भाषा का महत्व क्या हो सकता है। ठीक है ना? संस्कृत भाषा पूरी तरीके से वैज्ञानिक भाषा है। ये मनगढ़ंत बनाई हुई भाषा नहीं है, ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक भाषा है। ये हर मानक पर खरी उतरी है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। उसके बाद इस भाषा को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा भी दिया गया है। तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी शब्द भंडार का एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहेंगे कि बहुत बड़ा पुंज हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुआ है आकर। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें समझते चलिएगा। अब हम शब्दों के भेद की बात करते हैं। हमने क्लास की शुरुआत में आपसे अभी डिस्कस किया है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। अगर वो पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों को सुनने के बाद कोई अर्थ निकलता हो, कोई मतलब निकलता हो, वो सार्थक शब्द होते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, ये क्या है? शब्द ही तो हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे घर तो आप उसका मतलब समझ पाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं।
हम कहेंगे नगर तो आप उसका मतलब समझ पाएंगे, मैं, आप, ये आप इनका मतलब समझ सकते हो। लेकिन निरर्थक शब्द क्या हो गए, जिनका कोई अर्थ ना निकले, जिन्हें सुनने के बाद हम समझ ही नहीं पाएंगे ये है क्या। ठीक है ना। तो जैसे हमने बोला धम्म, तो ऐसे तो हमें समझ में आ रहा है कि धम्म क्या है, किसी चीज के गिरने की आवाज है। ठीक है ना। लेकिन अगर कहा जाए धम्म, तो हम धम्म नहीं समझ सकते। अब कोई हमसे कहेगा बौद्ध धर्म में धम्म होता था, तो वो धम्म हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, वो क्या है, वो पाली भाषा का शब्द है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो वो वाला धम्म जो है, अशोक का धम्म जो है, वो पाली भाषा का शब्द है, और हिंदी में धम्म शब्द का कोई अर्थ है ही नहीं। ठीक है ना। फटाफट, हम लोग कहते हैं फटाफट, तो फटाफट का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम जल्दी के सेंस में फटाफट का प्रयोग कर देते हैं। तो अगर कोई हमसे कहेगा फटाफट का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे फटाफट का मतलब है जल्दी। क्यों? लेकिन हम कहेंगे कोई काम हमें जल्दी करना है, तो हम कहेंगे इस काम को हमें फटाफट करना है। बात ही नहीं समझ में। फटाफट का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। चटाचट का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। फट, टन, ये क्या है, कुछ आवाजें टाइप की हैं, कुछ ध्वनियां टाइप की हैं, लेकिन इनका हमें कोई वास्तविक सीधा अर्थ हमें मिलता नहीं है। ठीक है ना। चलिए, कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। उसने कहा ठीक ठाक, तो ठीक के साथ में ठाक लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया है। रोटी वोटी, ये हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कोई काम धाम नहीं है क्या, खाना वाना खा लिया, तो ये क्या है, ये ठाक वोटी धाम वाना, ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है ना। लेकिन इनके साथ ठीक ठाक, ठीक के साथ में ठाक जोड़ दिया तो हम ये समझ गए। फिर हम उससे नहीं कहेंगे कि यार ये ठाक क्या होता है। कोई तुमसे आके कहते सब ठाक है, तो तुम कहोगे ठाक क्या होता है। अगर कोई कहे सब ठीक ठाक है, तो तुम उससे नहीं पूछोगे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस ठाक का अर्थ ठीक के साथ में हम समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। कई अन्य निरर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज, किसी वस्तु के गिरने की आवाज, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि इत्यादि स्वयं सार्थक तो नहीं होती, लेकिन जब वे शब्दों के साथ वाक्यों में मिल जाती हैं तब सार्थक कहलाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, उन्होंने कहा घड़ी टिक टिक कर रही है। अगर सीधा टिक टिक अगर बोल देंगे तो टिक टिक तो चलो इतना प्रचलित है कि हमें समझ जाएंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये घड़ी की आवाज है। बात आई ना समझ में। लेकिन जब हमने सीधा सीधा लिख दिया कि घड़ी टिक टिक कर रही है, तब हमें यह समझ में आया कि टिक टिक क्या है, घड़ी की आवाज है। तो कई ऐसे मतलब शब्द होते हैं जो किसी ना किसी चीज की आवाज ही होते हैं, लेकिन जब उन्हें हम वाक्य में लिख देते हैं तो वो सार्थक की तरीके से, सार्थक शब्दों की तरीके से अपना बर्ताव करने लगते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर अगर शब्दों की भेद की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन पे आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप ये सोचोगे इन शब्दों की हम आपको सूची दे दें, जिस सूची को आप रट डालो, तो ये संभव नहीं है। चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना। रूढ़ि शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्द की सहायता से निर्मित नहीं होते। बात आई ना समझ में। जैसे आम, कंफ्यूज नहीं होना। हमने शुरुआत में आम का उदाहरण दिया था, तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था आ और मां से मिलके बना है, तो वो वर्णों से मिलके बना था शब्द। ये क्या कह रहा, अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते हैं। ठीक है ना, ये समझने की बात है। तो आम, हाथ, कलम, ये क्या है, ये स्वतंत्र शब्द हैं, ये किसी दूसरे शब्दों को जोड़ जाड़ के नहीं बनाए गए। बात आई नहीं समझ में। तो रूढ़ि शब्द क्या हो गए, जो किसी शब्द को जोड़ जाड़ के ना बनाए जाए, स्वतंत्र हो अपने आप में, वो रूढ़ि शब्द होते हैं, जिन्हें तोड़ने पे हमें सार्थक ध्वनियां ना मिले। ठीक है ना, सार्थक शब्द ना निकले जिन्हें तोड़ने के बाद, या सीधा समझ लो जिनका विच्छेद ना किया जा सके, वो रूढ़ि शब्द हो जाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो अन्य शब्दों की सहायता से मिला के बना दिए जाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, विद्यालय। ठीक है, संधि शब्द जो होते हैं, जिनका हम विच्छेद कर सकते हैं। बताइए ना समझ। विद्यालय हो गया या विश्वविद्यालय हो गया, छात्रावास हो गया, छात्र प्लस आवास, राजयोग, राज प्लस योग। राज भी सार्थक शब्द है, योग भी सार्थक शब्द है। तो यौगिक शब्द क्या हो गए, जो ऐसे शब्दों को जोड़ने पर बनते हैं जिन्हें अगर तोड़ दो तब भी हमें सार्थक शब्द ही मिलेंगे।
वो, और योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ आप समझिएगा कि ये भी शब्दों को जुड़ने से बनते हैं, लेकिन जब ये दो शब्दों के जुड़ने से बन जाते हैं, जैसे हमने यहां पे कहा छात्रावास, तो छात्रावास का मतलब जहां पर छात्र रहते हैं, और ऐसे जब हम तोड़ेंगे तो छात्र और आवास से मिला के हमने छात्रावास बनाया, यानी कि छात्रों का आवास छात्रावास। बात आ गई ना समझ में? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जब दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं ना, फिर जो दो शब्द हैं वो अपना स्वतंत्र अर्थ खो देते हैं, और दोनों को मिलने के बाद जो नया शब्द बना उसका एक अलग ही अर्थ निकलने लगता है। ठीक है ना? वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। कैसे? जैसे हमने कहा पंख प्लस जा, पंख प्लस जा। पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। जा का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, जन्म लेना। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कि पंकज। पंख का अलग अर्थ है, जा का अलग अर्थ है, लेकिन जब हमने इन्हें जोड़ दिया तो ये बन गया पंकज, और पंकज का अलग ही अर्थ निकलने लगा। उसका मतलब क्या हुआ? कमल। ठीक है? अब कीचड़ में तो बहुत सी चीजें जन्म लेती हैं, कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, बहुत सी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कीचड़ में जन्म लेते हैं, लेकिन कमल को ही पंकज कहा गया। तो पंकज का विशेष अर्थ है। तो जब दो शब्दों के मिलने के बाद जब एक ऐसा शब्द बने जो एक अलग ही अर्थ देने लगे, तो वो योग रूढ़ हो जाता है। और अगर अलग अर्थ ना दे, उन्हीं दो शब्दों पे अर्थ निर्भर रहे, जैसे छात्र प्लस आवास छात्रावास, तो वो यौगिक शब्द कहलाता है। और जो स्वतंत्र शब्द होता है, जो किसी शब्द से मिलके नहीं बनता, वो क्या कहलाता है? वो रूढ़ी शब्द कहलाता है। आपसे परीक्षाओं में ऑप्शन दे देगा, इनमें से ये शब्द कौन सा है, योग रूढ़ है कि रूढ़ है कि यौगिक है, इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है? तो इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। ठीक है? इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। ठीक है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आपको पता है कि तत्सम तद्भव तो भरपूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। देशज और विदेशी भी अब पूछने लगे हैं, लेकिन इनका मतलब समझ लो। तत्सम क्या होते हैं? बिल्कुल विशुद्ध हिंदी के शब्द। जैसे हम टीवी में जब कोई हम धार्मिक सीरियल देखते हैं, रामायण है, महाभारत है, श्री कृष्णा है, वीर हनुमान है, बाल गणेश है, जब इस तरीके की चीजें हम देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवता सब विशुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो शब्द जो होते हैं बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध शब्द होते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम, जो कि संस्कृत से सीधे सीधे उठा के रख लिए गए हैं। ठीक है ना? जैसे कहा अग्निदेव, तो अग्नि का मतलब क्या होता है? अब अग्नि का रूप बिगड़ता बिगड़ता क्या हो गया? आग हो गया। बात आ गई ना समझ में? अग्नि का रूप बिगड़ता बिगड़ता क्या हो गया? आग हो गया। तो ये आग क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। यानी कि तत्सम शब्दों का, तत्सम शब्द क्या है? बिल्कुल विशुद्ध शब्द हैं, जो सीधे सीधे संस्कृत से उठाकर रख लिए गए, या जिन्हें हम कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, वो तत्सम है। और जब उन्हें लोग सही से नहीं बोल पाए, फिर उन्होंने उन शब्दों के साथ बिल्कुल से बोलने की भी कोशिश करी और शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाए, तो अपने हिसाब से उन्हें बोलना शुरू कर दिया। तो वो अग्नि, जब अग्नि अग्नि नहीं बोल पाए बार बार, तो उन्होंने क्या किया? उसे, उसका रूप बिगड़ता चला गया और वो बाद में हो गया क्या? आग। ठीक है ना? तो वो आग हो गया। बात आई ना समझ में? तो तत्सम और तद्भव। एक चीज और होती है इनके बीच में, वो इन 4 भेदों में तो नहीं आती, लेकिन आप लोग चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। एक होता है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम क्या होता है? कि बिल्कुल तत्सम शब्द है, और वो क्या हुआ है कि वो बिगड़ने की प्रक्रिया में चल पड़ा है, और तत्सम से बन गया वो जाके क्या? तद्भव। तो तत्सम से तद्भव बनने की प्रक्रिया में क्या होता है कि बीच में भी वो कई सारे रूपों में आता है। ठीक है ना? वो बीच वाले जो रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव के बीच की प्रक्रिया,
वो क्या कहलाती है? अर्ध तत्सम कहलाती है। इन पर हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे जब एमसीक्यूज करेंगे उसके बीच में। तो आप तत्सम समझ गए होंगे, आप तद्भव समझ गए होंगे, ठीक है ना। जैसे अग्नि है, तो अग्नि क्या है? संस्कृत निष्ठ शुद्ध शब्द है, तो अग्नि का क्या हो गया? आग हो गया। क्षेत्र है, क्षेत्र का रूप बिगड़ा, तद्भव हो गया, तो क्या हो गया? खेत हो गया। रात्रि का रात हो गया, सूर्य का सूरज हो गया, ठीक है। हरिद्रा का हल्दी हो गया, अंगुष्ठिका का अंगूठी हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। तत्सम तद्भव की पूरी लिस्ट आपको किताबों में मिल जाएगी। ये शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम भी इनके ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे, लेकिन आप अभी से इन्हें याद करना शुरू कर दीजिएगा। 10-10, 20-20, 30-30 याद करना शुरू कर दीजिए। और बेहतर होगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं तत्सम तद्भव वाले, वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे कि एमसीक्यू के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपके पास तक हम पहुंचा दें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, है ना। अब आप आगे देखिएगा, देशज शब्दों की हम बात करें कि जिन शब्दों की उत्पत्ति क्या है? अज्ञात है, ठीक है। हमें यह नहीं पता कि ये शब्द आए कहां से हमारी भाषा में, लेकिन आवश्यकता के अनुसार चीजों को हमने क्या किया? उन्हें हम अपने हिसाब से शब्दों को गढ़ते गए, अपने हिसाब से शामिल करते गए, और वो धीरे धीरे करके चीजें शामिल हो गई उसके अंदर। वो कहलाते हैं देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण हैं: पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये सारे देशज शब्द हैं, ठीक है। इनकी भी हम कुछ लिस्ट हम आपको दे देंगे, वो लिस्ट आप उसे कंठस्थ कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। इन पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देशज क्या है? जिनकी ओरिजिन हमें नहीं पता, जिनकी उत्पत्ति हमें नहीं पता, जो आवश्यकता के अनुसार हमारे स्वरूप में अपने स्वरूप में आ गए। लोगों की आवश्यकता के अनुसार लोगों ने उन्हें बोलना शुरू कर दिया, चीज़ों के आकार के आधार पे या किसी चीज़ के आधार पे, और वो फिर प्रचलित हो गए और उसके बाद वो भाषा में शामिल हो गया, ठीक है। विदेशी या विदेशज की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गए? ये तो हमें पता ही है कि ये विदेशी भाषाओं से हमारी भाषाओं में शामिल हो गए आके। और हमारी हिंदी भाषा में हमने आपको बताया था कि लगभग 15% ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से, विदेशी संस्कृतियों से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं आके, ठीक है। तो ये होते हैं विदेशी या विदेशी शब्द। खुद देख लीजिए, जैसे दुकान, कितना मतलब हमारी हिंदी भाषा में कई बच्चों को ये लगता होगा कि दुकान हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन ये फारसी भाषा का शब्द है। लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। तुरुप डच भाषा का शब्द है। लीची चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। हम लोग कहें तुरुप का पत्ता, तो तुरुप का पत्ता क्या है? तुरुप क्या है? डच भाषा का है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारी भाषाओं में शामिल हो गए। और तो छोड़िए, हमने पहली क्लास में आपको बताया है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द ये खुद अपने आप में फारसी भाषा के शब्द हैं, ये हिंदी भाषा के शब्द थोड़े ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना होता है। ये देखिए, एक हमने पूरी विदेशी शब्दों की एक सूची हमने आपको दी हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और कई जगह मतलब बार बार पूछे जाते हैं। तो इतने अगर आप याद कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। शब्द के रूपांतर के आधार पर अगर हम भेदों की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। ये समझिएगा, विकारी शब्द क्या है? लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। विकारी शब्द आप समझ लो, विकारी शब्दों का दूसरा नाम पता क्या है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। विकारी शब्दों को कहा जाता है क्या? अव्यय, ठीक है ना। अव्यय शब्दों की बात होती है और आपको पता है कि अव्यय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अव्यय क्या है? विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। यह आपको पता होना चाहिए कि विकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विकार का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन, ठीक है ना। कहते हैं शरीर में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहां पे विकार का जो हमारा अर्थ होता है वो हम रोगों के सेंस में लगाते हैं कि हमारे शरीर में रोग पनप रहे हैं। लेकिन विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी शरीर की जो चर्या है, ठीक है ना, जो रेगुलरिटी है उसमें परिवर्तन आ रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो उसे हमने विकार कह दिया। इसी तरीके से शब्दों में अगर विकार उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दों में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। शब्दों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो विकार का मतलब परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्द
जिनमें परिवर्तन हो जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। किस आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं? लिंग के आधार पर हो जाते हैं, वचन के आधार पर हो जाते हैं, कारक के आधार पर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये विकारी शब्द हो गए। जैसे मान लो लिखा है कि तुम, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। ठीक है, तो तुमसे क्या हो जाएगा? तुम दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, वह, वे दोनों हो जाएगा, वह सब हो जाएंगे। लड़का, लड़का का लड़के हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। ठीक है ना, गाय का गायें हो जाएगा। तो इन सब में हम परिवर्तन कर सकते हैं ना, तो ये विकारी शब्द हो गए। ठीक है ना, एक मिनट, ये विकारी को अव्यय नहीं कहते हैं फ्लो में थोड़ा जल्दी लिख गया। विकारी को अव्यय नहीं कहेंगे, अविकारी को अव्यय कहेंगे। अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, विकारी जिनमें परिवर्तन हो जाए। ठीक है ना, अविकारी होते हैं अव्यय शब्द। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब क्या हुआ? दो शब्दों से मिलकर बनाइए, आ और व्यय, यानी कि जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जिसके रूप में परिवर्तन ना हो, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, इन्हीं को देखो यहां पे लिख दिया अव्यय। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, अब आगे का बहुवचन क्या होगा? आगे का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पीछे, ऊपर, नीचे, यहां, वहां तो विकारी अविकारी शब्द पहचानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। और आप ये देखिएगा कि विकारी और अविकारी शब्दों के भेद क्या होते हैं। इनके 4 भेद होते हैं विकारी शब्दों के। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस क्लास के बाद हम कौन सी क्लास आपकी लेने वाले हैं। विकारी शब्दों के भेद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी शब्दों के भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो शब्दों की ये पूरी क्लास हमने आपको, आज की पूरी क्लास में हमने इसे कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इसमें से बहुत ही कम और लेकिन बहुत ही अच्छे सॉलिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे और 2-3 क्लासेस के बाद फिर हम लोग इकट्ठे एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि अगर एक एक क्लास का एमसीक्यू करेंगे तो फिर ज्यादा प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाएगी। वर्णमाला में हमने कई सारे एमसीक्यूज हमने किए हैं, क्योंकि वर्णमाला से, केवल वर्णमाला से वीडियो 2018 के री एग्जाम में या वीडियो 2018 के एग्जाम में 50 में 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं केवल वर्णमाला से। ठीक है ना, तो ये हमारा जो शब्द सौष्ठव था, शब्द विचार था, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। अब अगली क्लास में हम लोग संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद के विषय में पढ़ेंगे। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।